नमस्कार दोस्तों, सोशल वर्क स्टडी गाइड के इस वीडियो में मैं शगुना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंटों के लिए, तो बहुत बहुत बिग न्यूज़ है। तो मैंने सोचा चलो नहीं, इन्हीं पर क्यों लेक्चर ना बनाया जाए, आप सबको भी पता चले सरल भाषा में कि ये क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये आपको कैसे उपयोगी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको एकदम छोटे छोटे उदाहरणों से बताना चाहूँगी कि जैसे कि यूपीएससी का अगर हम उदाहरण लें तो यूपीएससी में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है तो वो क्या है कि उसने इंजीनियरिंग की है या कॉमर्स या ऐसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा है वो, और फिर उसने यूपीएससी लिया। तो यूपीएससी में उसने क्या किया, हिस्ट्री पढ़ रहा है या फिलोसॉफी या साइकोलॉजी या फिर वो लिटरेचर ले रहा है, तो ऐसे ऐसा सब्जेक्ट ले रहा है। तो उसने पढ़ा क्या है, इंजीनियरिंग, और अभी क्या कर रहा है वो फिलोसॉफी पढ़ रहा है। तो ये सब क्या है। और अगर हम सब और भी स्टूडेंट की अगर बात करें तो वो सब स्टूडेंट क्या होते हैं कि टॉपर्स बन जाते हैं, 90-95% ला देते हैं, पर उसके बाद क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी, और उसमें क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी। तो इससे क्या होता है कि हम पढ़ते कुछ और है, उसमें सब मेहनत करते हैं, टॉपर्स बन जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो बेसिक है उसी पे आ जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है और वो आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हम आज उसके ही बारे में बात करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में अगर बताना चाहूँगी इसमें क्या है, तो इसमें जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस 3 स्ट्रीम होती थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। और कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में अगर बात करें तो कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर किया है फिर ड्रॉप आउट किया या 2 साल करके फिर उन्होंने ड्रॉप आउट किया तो उनको फिर से सब कॉलेज स्टार्ट करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, आपने जहाँ से स्टॉप किया है वहीं से आप स्टार्ट कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत कुछ इसमें बदलाव है जो हम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, उस सब पॉइंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ये बदलाव क्यों करना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि रट्टा पद्धति है, कोई भी स्टूडेंट होता है वो रट्टा मार लेता है फिर एग्जाम में पास हो जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पूरा साल स्टूडेंट कुछ नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट, सभी के बारे में बात नहीं करती, ज़्यादातर स्टूडेंट पूरे साल कुछ नहीं करते या फिर ऐसा सोचते अभी तो बहुत देर है एग्जाम में, बहुत देर है एग्जाम में, और फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करते रहते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते रहते हैं पर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो अब क्या हो गया है कि अब ये रट्टे वाले जो स्टूडेंट है वो आगे तक नहीं जा पाएंगे, अब ये रट्टा पद्धति बंद हो गई। क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले या कोई स्टूडेंट तो 1 दिन पहले ही पूरी रात जग के पूरा सब सिलेबस एकदम रट्टा मार लेते हैं, और सुबह जाके, और उसको मैं वॉमिटिंग कहती हूँ कि पूरा का पूरा अंदर डाल दिया सारा सिलेबस, और दूसरे दिन सुबह एग्जाम में गए और पूरा का पूरा, जैसे हम पूरा खाना ऐसे ही बाहर नहीं निकलते ऐसे ही पूरा का पूरा वॉमिटिंग करते हैं ना, उस तरह से पूरा का पूरा जो भी पढ़ा है वो पेपर में डाल देते, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, और जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे। तो इन सब के लिए तो शायद ये बैड न्यूज़ है, पर मेरे ख्याल से अगर आप भी सोचोगे तो ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छी बात है कि हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझेंगे। तो वो सब हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सिलेबस होगा, कैसे पेपर्स होंगे, उस सब के बारे में आपको धीरे धीरे मैं बताती जाऊंगी। आप पूरा डिटेल तक एंड तक वीडियो को देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं है और अगर आप माता पिता है तो आपको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि आपका बच्चा अब एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ेगा। ज़्यादातर बच्चे को क्या होता है, उसके माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, तो स्टूडेंट को वो चाहे पसंद हो ना पसंद हो वो करना पड़ता था। तो ये माँ बाप के लिए भी है। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि आपको ये नई शिक्षा नीति के बारे में जानना ही चाहिए, और मैं बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में 1968 में
कोठारी कमीशन था उसके द्वारा प्रथम शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1986 में आई थी। और ये जो कोठारी कमीशन द्वारा जो नीति आई थी उसका क्या था उद्देश्य, तो सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। फिर 1986 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तब द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत भार दिया और उन्होंने शिक्षा में आधुनिकीकरण किया और जो कंप्यूटर द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका सब टेक्नोलॉजी का बहुत उन्होंने उसमें भार दिया। और उसके बाद ये थर्ड जो है वो 2020 में आई तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब सरकार 6% इसमें खर्च करेगी शिक्षा के लिए। फिर अगर हम बात करें तो भारतीय शिक्षा जो है वो अंतरराष्ट्रीय कक्षा की शिक्षा इससे बन जाएगी। अगर ये पॉलिसी जो अभी जो नीति आई है ये अगर हम अपनाते हैं तो हमारी जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा पद्धति है वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कक्षा की हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे देश के कोई टॉप कॉलेजेस या टॉप यूनिवर्सिटी में हमारे देश का नाम बहुत 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 कम होता है। तो ये शिक्षा नीति आने से हो सकता है कि उसमें भी बदलाव आ जाए। इसके अलावा इसमें बहुत एक अच्छी बात है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो है कि 5 साल तक बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षण दिया जाएगा। यानी कि हम देखते हैं आजकल इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा मार्केट हो गया है। सबको ऐसा लगता है कि बस इंग्लिश नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं किया, तो सबको ऐसा लगता है कि नहीं इंग्लिश तो होना ही चाहिए। तो बच्चों को छोटी छोटी उम्र में इंग्लिश मीडियम में भेज देते और वो अपनी मातृभाषा भी ठीक से नहीं बोल पाते। तो यहाँ पे इस पॉलिसी में कहा गया कि 5 साल की उम्र तक हर एक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ये गोल है कि 2035 के अंदर 50% ग्रेजुएट स्टूडेंट निकले। यानी अभी हमारा जो रेशियो है इससे आधा यानी कि 2025 तक है। तो इसमें बताया गया है कि 2035 तक 50% ये रेशियो ले जाए कि 50% तक स्टूडेंट ग्रेजुएट तक हो सके हमारी जो आबादी है उसमें से। और अब तक क्या था कि 5 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंडर क्या था कि राइट टू एजुकेशन था। यानी कि 14 साल तक बच्चे को फर्जियात शिक्षण कंपलसरी शिक्षा का अधिकार था। अब ये बढ़ा के प्री से लेके 18 साल तक कर दिया। यानी कि प्री जब बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है तब से लेके 18 साल तक बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। क्योंकि इसमें इसका मोटो ये है कि बच्चे को जब बच्चा 18 साल का होता है तभी उसमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, क्या करियर चुनना चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाता है। तो क्या है कि 14 साल तक बच्चा छोटा होता है तब तक तो हम उसको कंपलसरी एजुकेशन दे देते, उसके बाद छोड़ देते, तो फिर वो बच्चा उससे आगे पढ़ नहीं पाता है। लेकिन अगर हम उसको 18 साल तक पढ़ाते तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद भी आगे पढ़ सकता है अगर कॉलेज की उसको आगे पढ़ाई करनी है तो इसके लिए इसके अंदर क्या है कि प्री से लेके 18 साल तक बच्चे का हाथ पकड़े रखा जाएगा और उसको 18 साल तक फ्री में एजुकेशन दी जाएगी और उसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। फिर इसमें 10+2 की जो पद्धति थी वो खत्म कर दी गई है। अब फिर +3+3+4 की नीति है। इसमें क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो 0 से लेके 3 साल तक का जो बच्चा है उसको उसके माँ बाप के अंडर में रखा जाएगा। यानी माँ बाप को एक उसको बेसिक जो नॉलेज जो समाज की होती है, जो छोटी बड़ी उसको बोलना सिखाना, चलना सिखाना, ये सब जो है माता पिता की जिम्मेदारी है। तो 0 से 3 साल तक माता पिता के पास रहेगा। फिर 3 से 5 साल तक उसको बेसिक शिक्षा दी जाएगी। यानी कि उसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज जिसको उसको थोड़ा बहुत पढ़ना सिखाया जाएगा, थोड़ा लिखना सिखाया जाएगा, थोड़े मैथ से वो सिखाया जाएगा। फिर आगे उसको बेसिक क्लास ली जाएगी। बेसिक क्लास में क्या होगा, उसको उसकी जो मातृभाषा है उस पर बहुत ज्यादा भार दिया जाएगा और बच्चे को 5वीं कक्षा तक कंपलसरी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, ऐसा इसमें प्रीफर किया गया है। फिर 6ठी का क्लास में जब बच्चा आता है तो मतलब पूरी दुनिया ही बदल जाती है। कैसे बदल जाती है मैं आपको बताती हूँ। तो 6ठी क्लास में क्या है, कोडिंग शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, जो बच्चा है अब तक जो रट्टा मारता था वो बंद हो गया, अब लॉजिकल थिंकिंग करेगा। तो कैसे, तो उसको ओनली थियरी पर नहीं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसको दिया जाएगा, उसको वोकेशनल प्रोजेक्ट दिए जाएंगे छोटे छोटे, जो वो पढ़ रहा है उसकी इंटर्नशिप उसको दी जाएगी ताकि वो जो पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उससे उसको इंट्रोड्यूस किया जाए
क्या होता है कि कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ा है या और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर उसको बोलता है कि ये बल्ब ठीक कर रहा है, तो बच्चे को नहीं आता, क्योंकि उसको ये सब पता है कि कैसे करना है, थियरी पेपर में लिख के भी आ गया, टॉप कर दिया, पर अगर उसको प्रैक्टिकली कुछ करने को बोलो तो उसको नहीं आता है। तो अब क्या हो गया है कि अब जो भी हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल हमें पढ़ते पढ़ते ही सिखाया जाएगा, और वो 6ठी क्लास से ही शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 7 to 9 क्लास की। तो उसमें क्या है कि सब सब्जेक्ट यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट को 7 to 9 स्टैंडर्ड तक पढ़ाए जाएंगे, और उसका बेसिक उसको ज्ञान दिया जाएगा, ताकि उसको आगे जाके पता चले कि उसको कौन से सब्जेक्ट में रस है। अभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है वो आर्ट्स लेता है या साइंस या कॉमर्स, तो उसको आर्ट्स वाले को साइंस के सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत पता होता है कि केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, पर डिटेल में उसमें क्या है, क्या पढ़ने को आता है, वो सब पता ज्यादातर नहीं होता। कॉमर्स वाले को आर्ट्स का नहीं होता, आर्ट्स वाले को साइंस का नहीं होता, तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि 7 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ताकि उनको सभी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज मिल जाए, और फिर वो अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट को चुन सके। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज यानी कि 9 से 12। तो 9 से 12 की स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको चॉइस मिलेगी, जैसे मैंने आगे बताया कि आपको कौन से सब्जेक्ट रखना है। पहले क्या था, स्ट्रीम थी, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही थी, तो आप ये तीनों में कुछ एक ही को चुन सकते थे, और कोई सब्जेक्ट आपको रखने की आज़ादी नहीं थी। और क्या होता था कि साइंस वाला है तो उसको एक सब्जेक्ट साइंस का अच्छा लगता है और दूसरा आर्ट्स का अच्छा लगता है, पर वो नहीं ले सकता था, क्योंकि साइंस यानी साइंस। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी सभी स्ट्रीमें खत्म कर दी गई है। अभी स्टूडेंट चाहे तो एक सब्जेक्ट साइंस का, एक कॉमर्स का और एक आर्ट्स का, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको मैथ्स पसंद है और उसको उसके साथ हिस्ट्री पसंद है, तो वो दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आर्ट्स का है तो ये कॉमर्स का है, ये साइंस का, ऐसा नहीं है। उसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो दोनों सब्जेक्ट या तीनों सब्जेक्ट या चारों जो भी होगा वो एक साथ पढ़ सकेगा। तो ये मुझे तो बहुत अच्छी चीज लगी, पता नहीं आपको कैसी लगी होगी। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, फिर एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी है उसको सब्जेक्ट का इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है, और जो बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट है वो कम कर दिया गया है। यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम की अगर हम बात करें तो जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सब जो है, जो हमारा पैशन होता है, हमें करना होता है, तो वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर ये जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाई में नहीं आते, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। पर अब ये सब एक्टिविटी को एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दिया गया है, और आप चाहो तो ये सब भी अपने सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, रट्टा पद्धति बंद हो जाएगी, आपका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, और अभी थियरी पर नहीं पर नॉलेज गेन करने में ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। फिर आपका जो पहले क्या था कि आपकी ज़्यादातर जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी या मार्च के अंदर आती है, तो सारा साल आपने चाहे कुछ भी किया हो, पर ये 2-3 महीने आप बहुत मेहनत करके फिर टॉप कर जाते थे या फिर पास हो जाते थे। पर अभी क्या है कि ऐसा नहीं है, 2-3 साल का जो आपका मूल्यांकन, पूरे साल में जो 2-3 मंथ का जो मूल्यांकन है वो नहीं देखा जाएगा। अब पूरे साल के दरमियान आपके छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी जो है वो एग्जाम ली जाएगी, और वो एग्जाम सिर्फ थियरी पर नहीं होगी, आपकी जो है वो आपका मूल्यांकन 3 स्टेज पर होगा। उसमें पहला स्टेज है कि स्टूडेंट यानी बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा है उसका फ्रेंड्स, उसके जो साथ में सहपाठी है वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और थर्ड स्टेज है उसमें टीचर्स उसका मूल्यांकन करेंगे। तो पूरा साल ऐसा आपका मूल्यांकन रहेगा, और उसके हिसाब से आपको ग्रेड दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट की कि कॉलेज में क्या बदलाव होगा। यानी कि अब तक जो मैं बात कर रही थी वो जो स्कूल जाते बच्चे उनके लिए थी, तो कॉलेज वालों के लिए भी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो कॉलेज में क्या है, तो मुझे ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं बात करूँ तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इससे ड्रॉप आउट का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे ने जब भी कॉलेज ज्वाइन की 1 साल या 2 साल कॉलेज करता है, उसके बाद उस घर से प्रेशर आता है कि अभी इतना बड़ा हो गया, कुछ काम करना चाहिए तुझको, या फिर यानी कि घर में पापा की कुछ मदद करनी चाहिए।
तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि उसको स्टडी और उसका जो जॉब जो भी है वो दोनों करना पड़ता है, और अंत में वो ऐसा सोचता है कि चलो जॉब तो मिल ही गई है, अभी पैसे तो आ ही रहे, सैलरी मिल रही है, घर में इतनी ज़रूरत है, तो फिर वो कॉलेज छोड़ देता है। और फिर उसको जब कभी भी भविष्य में ऐसा लगता है कि मुझे फिर से ज्वाइन करना है, तो उसको पहले से करना पड़ता था, यानी उसने 2 साल करके ड्रॉप आउट किया तो फिर से उसको FY करना पड़ता था। पर इसमें अब ये नहीं है, अब चाहे आप कोई भी यानी कि आप पहले, सेकंड या थर्ड कोई भी स्टेज पर आप कॉलेज में ड्रॉप आउट करते हो, तो आप जब भी फिर से स्टार्ट करते हो तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे। कैसे, तो हम देखते हैं। इसमें क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है, यानी कि आपको क्रेडिट दिया जाएगा। कैसे, तो देखो कि अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हो तो आपको 1 साल कॉलेज किया है इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब भी आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे तो पता चलेगा इसने 1 साल तक कॉलेज किया हुआ है, और अब अगर आप दोबारा भविष्य में कभी भी कॉलेज करना चाहते हो तो फिर आप वो सर्टिफिकेट दिखा के सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 2 साल तक कॉलेज किया उसके बाद छोड़ दिया है तो फिर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और अगर आपने 3 साल तक कॉलेज की तो आपको कॉलेज की जो बैचलर डिग्री है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपने 4 साल तक कॉलेज की है तो आपको रिसर्चर की डिग्री मिलेगी, यानी रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अभी ज़्यादातर कॉलेज 3 साल के होते हैं, पर अब जो है वो 4 साल का हो जाएगा, और ये जो भी स्टूडेंट है वो बैचलर डिग्री लेके फिर आगे कुछ करना चाहते हैं तो उनको चौथे साल तक कॉलेज करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या है कि कोई एग्जाम में होता है कि मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उसके लिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ 3 साल का कॉलेज कर सकते हैं। और जो 4th ईयर का जो कॉलेज है उसमें क्या है कि अगर आपको ऐसा है कि मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे आगे रिसर्च करना है, इस सब्जेक्ट में डीप में जाना है, तो आप चौथे साल भी कॉलेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रिसर्चर की डिग्री मिलेगी। और MPhil अभी खत्म हो गया है, अब आप सीधे PhD कर सकते हैं, MPhil अब नहीं रहा है। और UGC NCERT वो सभी को मिला के अब एक ही डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि GDP का 6% जो है वो अब शिक्षा में खर्च होगा। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में क्या है कि रिसर्च की बहुत कमी है, यानी इनोवेटेड रिसर्च एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं होते हैं जितने दूसरे देश में होते हैं। यहाँ पे जो रिसर्च होते हैं वो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट होते हैं या फिर डिग्री लेने के लिए ही किए जाते हैं। बहुत बहुत कम है, ऐसा मेरा अनुभव है पर्सनली, कि इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं होते। तो इसके लिए भारत में अभी रिसर्च को और ज़्यादा महत्व देने के लिए, इनोवेशन के लिए कोडिंग, जो मैंने 6 स्टैंडर्ड में बात की थी कि 6 स्टैंडर्ड से ही लॉजिकल थिंकिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी ताकि आपको रिसर्च में और ज़्यादा हेल्प हो सके। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि अब तक क्या था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो स्कूल है या कॉलेज जिसमें वो अपने हिसाब से फीस लेती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब मनचाही फीस जो कोई भी कॉलेज लेती थी वो अभी बंद कर दिया जाएगा, या कोई भी स्कूल जो भी हो वो अभी बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक ही नीति लागू होगी। क्योंकि अगर हमें 2035 तक हमारा जो उच्च शिक्षा का रेशियो 100% लाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए या प्राइवेट स्कूल भी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये स्कूल चाहिए। अगर स्कूल ऐसे हो गए कि अपने हिसाब से फीस लेंगे तो फिर तो यहीं आके हम अटक जाएंगे कि लोग इतनी फीस नहीं दे पाते और इसके लिए शिक्षा नहीं लेते। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि अब चाहे फीस जो कोई भी कॉलेज लेती थी वो भी बंद कर दी जाएगी। और अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के एग्जाम में पेपर लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बहुत कुछ लिख लेते हैं वही पास हो जाएंगे या फिर जो विकल्प देख के लिख लेते हैं वही पास हो, ऐसा नहीं है। दोनों को यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसके साथ 8 जो लैंग्वेजेस है इसका कंटेंट उपलब्ध होगा, यानी आप अपनी भाषा में उसको जान सकते हो, पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इंग्लिश ही आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसका कंटेंट भी मिल जाएगा ताकि आप ऑनलाइन भी उसको पढ़ सके। इसके अलावा बात करें तो वर्चुअल लैब्स कॉलेज इसमें खोली जाएगी, यानी सभी कॉलेज तो नहीं होती कि जो अपने यहाँ बड़ी बड़ी लैब्स खोले। तो कुछ कॉलेज जो है जो ऐसा कर सकते हैं तो वो अपने यहाँ वर्चुअल लैब्स खोलेगी ताकि जो स्टूडेंट को उसका उपयोग करना है तो वो वर्चुअल लैब्स में जाके कर सकते हैं। तो अंत में अगर बात करें इन शॉर्ट
तो रटने वाली जो चीज़ है वो हट जाएगी और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये पूरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मैंने बात की है। अगर हम बात करें तो ऑन पेपर पर ये बहुत 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 अच्छी पॉलिसी है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, एक सपने जैसा लग रहा है कि इतनी अच्छी शिक्षा नीति हमारे देश में आएगी तो वाओ, पूरा देश का मतलब नक्शा ही बदल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये स्टूडेंट और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर अगर ये सिर्फ कागज में रही तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। तो हम सब आशा करते हैं कि ये जितनी अच्छी तरह से लिखी गई है, जितनी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है, जितना अच्छी तरह से इसका जो मैप पूरा तैयार किया गया, अगर उसका इम्प्लीमेशन भी इतनी ही अच्छी तरह से हो तो फिर बात ही क्या है। तो हम सब आशा करते हैं कि इसका अमलीकरण भी इतनी ही अच्छी तरह से हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको ये नीति कैसी लगी और उसमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।